चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 8 चैप्टर 12 आपका पौधे और जंतुओं का संरक्षण और साथ ही साथ जैव विविधता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लास 10th में भी आपको जैव विविधता देखने को मिलेगा। ठीक है, जैव विविधता है क्या? देखिए, एक ही जगह पे बहुत सारे पशु पक्षी आपस में मिलकर रहते हैं, वहां का वातावरण उनके अनुकूल होता है, तो वैसी स्थिति में वहां की स्थिति को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, यानी जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। तो यह क्या कहलाएगा? जैव विविधता कहलाएगा। मतलब जितने भी पशु पक्षी हैं सभी, आपको पता है, सभी अपने अपने अनुकूल पर्यावरण और वातावरण के अनुकूल अपने अपने आप को ढाले हुए रहते हैं और उस जगह पर वो पाए जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग पोलर बियर, है ना। पोलर बियर को आप देखिएगा तो ठंडे प्रदेश में ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। उसी तरीके से अब देखिए कुत्ते में भी बहुत सारे प्रजाति होते हैं। कुछ कुत्ते ठंडी वाले जगह में, बहुत ज्यादा ठंडी जहां होती है वहां पे मिलते हैं, और वो कुत्ते फिर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ के कुत्ते आपको फिर वहां नहीं मिलेंगे। तो यही सब हुआ जैव विविधता, यानी पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करना ही क्या कहलाता है? जीवों का इंटरेक्ट करना ही क्या कहलाएगा? आपका जैव विविधता कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है। टोटल अगर विश्व में बात करें तो 12 आपका जैव विविधता वाला देश है, जिसमें हमारा भारत जो है किस स्थान पे? 6ठा स्थान पे। जैव विविधता में भारत का स्थान कौन सा है बाबू? 6ठा स्थान है। और विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। 12 जो जैव विविधता है इसमें से 2 हमारे भारत में ही है। बहुत अच्छी बात है। और यह है आपका पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट। कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको? पूर्वोत्तर भारत में और पश्चिमी घाट में। उसके बाद ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता में बहुत धनी है, और यहाँ अगर आप जाते हैं तो जैव विविधता देखने के लिए बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। सही बात है, पर्यावरण सुरक्षित तभी रहेगा जब आपका जितना ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा होगा, है ना। तो पर्यावरण के लिए मेन काम किसका होता है? पेड़ पौधों का। तो यहाँ पे वही बात है, पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा ही महत्व होता है। ठीक है, अब देखिए जंगल के ऊपर के वायुमंडल के ठंडा रहने के फलस्वरूप यहाँ बादलों से वर्षा अधिक होती है। अब जहां बहुत सारा जंगल है वहां का तापमान क्या होगा? ठंडा। ठंडा होगा तो भैया बारिश वहां बढ़िया से हो जाएगी, है ना। और जंगल अगर कट जाए तो भैया बारिश की स्थिति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जहां जंगल आपका ज्यादा देखने को मिलेगा वहां बारिश ज्यादा होगी, और जहां जंगल कम देखने के लिए मिलेगा वहां पे बारिश कम होती है। ठीक है, और जंगल में पेड़ पौधे अधिक रहने के कारण काफी भोजन उपलब्ध रहता है। जितने पेड़ पौधे रहते हैं वहां पे एक चीज आपको फल फूल बहुत सारा देखने के लिए मिल जाता है, तो भैया भोजन वहां काफी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, है ना। जिसके कारण काफी जैव विविधता पाई जाती है। अब जीवों को जीने के लिए क्या चाहिए? आवास चाहिए, घर चाहिए, बसेरा चाहिए, और खाने के लिए भैया जंगल में बहुत सारे चीज मिल जाते हैं, तो वहां पे जैव विविधता देखने के लिए हम लोग को ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, पेड़ों के उसी में देखिए पेड़ों की पत्तियां सड़कर खाद बनाती हैं। अब देखिए वहां पे कोई खाद देने जाता है? वहां पे सब काम अपने आप रोटेशन बाय रोटेशन होता रहता है। अब देखिए खाद का काम भैया पत्ती कर दी, पत्तियां गिर जाती हैं, वही सड़कर क्या बन जाती है? खाद बन जाती है, जो मिट्टी की उर्वरता को क्या करती है? बढ़ा देती है। और पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, बांध के रखती है, जिससे भूक्षरण नहीं होता, जिससे वहां का मिट्टी ऊपरी सतह उसका हटता नहीं है, मिट्टी वहीं पे स्थगित रहती है, भूक्षरण नहीं होता। यह मिट्टी को रंध्रमय बनाकर उसमें जल धारण क्षमता बढ़ाती है। रंध्रमय मतलब कि देखिए मिट्टी, एक मानिए सीधा मिट्टी इतना मोटा है ढेला सा, उसको अगर आप भुरभुरा कर दीजिए और ढेला ही रहे और भुरभुरा हो जाए तो रंध्रमय हो जाता है, यानी उसके अंदर पानी का आवागमन बढ़िया हो जाता है और वायु और ऑक्सीजन आराम से जा सकता है, तो जिससे कि पेड़ पौधे का विकास बहुत बढ़िया से हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तो इसलिए देखिए वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण करना क्या है? आवश्यक है। ठीक है, समाज और सरकार ने इन जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक विधियां एवं नीतियां बनाई है। वन्य जंतु अभ्यारण्य हो गया, जैसे आपका राष्ट्रीय पार्क हो गया, जैव मंडल हो गया, संरक्षित क्षेत्र के नाम से पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया। मतलब देखिए जीव जंतु के लिए भी अलग सिस्टम बना दिया, पेड़ पौधों के लिए अलग सिस्टम तैयार कर दिया, और जो जनजातीय या जातीय है उन सब के लिए भी अपना अपना व्यवस्था किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य में क्या होता है? देखिए अभ्यारण्य में जो होता है जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र है।
जो अभ्यारण्य आपका है वहां पे जो जंतु रहते हैं और उनके रहने का जो व्यवस्था है वो चीज साफ क्या रहती है, हर प्रकार से सुरक्षित रहती है। ठीक है, अभ्यारण्य का मतलब आप लोग समझ गए, बहुत प्रकार के अभ्यारण्य आगे आएगा, अभ्यारण्य सब जगह जगह का। तो अभ्यारण्य का मतलब क्या हो गया, जीव और जीव के रहने का आवास दोनों सुरक्षित रहता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, तो देखिए वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए वन्य जंतु जो भी वहां के जंतु हैं, ठीक है, वो वहां पे एकदम खुले में घूम रहे हैं, वहां की चीजों का उपयोग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं जैसे मन तैसे, तो उस चीज को हम लोग राष्ट्रीय पार्क मान लेते हैं। ठीक है, यानी जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है वो, और स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का वो लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वो हो गया आपका राष्ट्रीय पार्क। आगे बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या, तो वह विशाल क्षेत्र जहां पेड़ पौधे जंतु एवं आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। मैंने बताया था ना, पेड़ पौधे भी वहां रहेंगे, जीव जंतु भी रहेंगे, और साथ ही साथ वहां रहने वाले जो जनजाति हैं, जिस तरह से वो जीते आ रहे हैं उस तरह से वहां जिएंगे, उसको आरक्षित कर दिया जाता है। तो उस आरक्षित क्षेत्र को कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं धरती पर जैव विविधता एवं इसके महत्व को देखते हुए हमारा जो राष्ट्रीय संयुक्त संघ ने वर्ष 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, देखिए क्योंकि देखिए नोट्स ये आपका एक प्रकार का सोचिए सीधा नोट्स है। ठीक है, और एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है, यहां से क्वेश्चन आपको भर भर के मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम में। तो एक एक चीज को आप लोग बढ़िया समझिए, 5 मिनट से 10 मिनट आप लोग का लगेगा, और हर चीज आपको पूरा किताब से ही मिला हुआ है, एकदम एक्यूरेट फुल्ली किताब से निकाला गया। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब हुआ था भाई लागू, 2010 में। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है, 2010 को। ठीक है, उसके बाद आगे साथ ही प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है, 22 मई को। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 22 मई को मनाया जाता है। लागू कब हुआ, 2010 को। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है, चलिए आपको पता है हमारा देश भारत जो है एक समृद्ध जैव विविधता वाला देश है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, और इसका पॉइंट है, परंतु पर्यावरण जो है और संतुलन के कारण बहुत से जीव क्या हो जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, और कुछ विलुप्त हो भी गए हैं, कुछ विलुप्त भी हो गए, कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विलुप्त पौधे की। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, जंगल की कटाई से अनेक एल्गी, शैवाल, फंजाई, कवक, ब्रायोफाइटस, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म, जिंको, साइकेड आदि पौधे विलुप्त हो गए। जंगल में ज्यादातर कटाई होने से देखिए ये सब पौधे जो आपके विलुप्त पौधे, और यहां से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, कि भैया बताइए विलुप्त पौधे कौन से होंगे, फंजाई होगा या शीशम होगा या आम होगा या केला होगा, कौन सा हो जाएगा आपका, फंजाई हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम में ब्रायोफाइटस देखने को मिला है, जिम्नोस्पर्म देखने के लिए मिला है, फर्न देखने को मिला है, ऑप्शन की बात करें। ठीक है, तो यहां से आप लोग जान लीजिए विलुप्त पौधे की अगर बात करें आपका, तो एल्गी हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, ब्रायोफाइटस हो जाएगा, फर्न हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, जिनको हो जाएगा, साइकेड हो जाएगा, ये सब विलुप्त पौधे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं विलुप्त जंतु की, तो मोरोसिस का डोडो पक्षी, मोरोसिस का डोडो पक्षी और डायनासोर, डायनासोर के बारे में तो आप जानते हैं। अब मोरोसिस का डोडो पक्षी, तो भाई इसका बहुत बढ़िया जबरदस्त कहानी है आपको। ये जो पक्षी था डोडो, ये उड़ नहीं सकता था, और इसका मांस खाने में बहुत बढ़िया लगता था। ठीक है, जैसा किताब में आपको बताया गया, जिसके कारण लोग इसका ज्यादा शिकार करते थे, और जिसके कारण ये क्या हो गया, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है, डोडो पक्षी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन विलुप्त पक्षी है, मोरोसिस का डोडो, आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आपका विलुप्त में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 ऑप्शन दे देगा, 4 में से एक आपका सही होगा। तो याद रखिएगा विलुप्त जंतु में मोरोसिस का डोडो पक्षी। आगे बात करते हैं विलुप्त प्राय जंतु।
तो यह जंतु अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। ये जो विलुप्त प्राय जंतु है मतलब विलुप्त होने के कगार पे है और अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे पक्षी को किसमें रखा गया, ऐसे जंतु को विलुप्त प्राय जंतु में रखा गया। जैसे कि देखिए कछुआ हो गया आपका, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बत्तख, काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, सिंह, भेड़िया, जंगली कुत्ता, बाघ, चीता, गेंडा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ और सोंस, राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सब आपके विलुप्त प्राय जंतु है, यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष में चालू है, संघर्षरत है। आगे बात करते हैं बाघ। इसमें देखिए बाघ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो बाघ आपको पता है एक जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। इसका अस्तित्व अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ब्लैक में चला गया, मतलब बहुत ज्यादा विलुप्त के कगार पे है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जाता है। तो शेर का शिकार यानी बाघ का शिकार किस किस के लिए किया जाता है, तो उसके खाल के लिए, हड्डी के लिए, दांत के लिए और नाखून के लिए, ठीक है। और इसके सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है, ठीक है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, किसके कारण भैया, क्योंकि ये विलुप्त के कगार पे, इसी वजह से सरकार ने इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। और बाघ को बचाने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं लागू की गई हैं, उस सब के बारे में हम लोग अगले बोर्ड पे देखते हैं। आगे देखिए, पहले हमारे देश में अगर देखा जाए तो 40,000 बाघ थे, ठीक है, पर सन 2011 तक मात्र बताइए 1706 बाघ बचे हैं, ठीक है। पहले 40,000 बाघ थे और 2011 तक आते आते देखा जाए तो 1706 बाघ ही बचे हुए हैं। इस प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत भी की गई है। जिस तरह से आपने देखा कि भैया बाघ की संख्या 40,000 से 1706 हो गई, ठीक उसी प्रकार मोर की भी संख्या घटी और जिसके कारण मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और बाघ का संरक्षण अधिनियम जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर योजना है वो उसकी शुरुआत कब हुई, 1972 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई, 1972 में। या बाघों के संरक्षण की शुरुआत कब हुई, 1972 ईस्वी में, ठीक है। यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया आपका। आगे बात करता है सोंस, जिसे आप लोग डॉल्फिन कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सोंस या डॉल्फिन कहिए, इसका भी अस्तित्व खतरे में है और यह एक आपको पता है समुद्री स्तनधारी जीव है। किस प्रकार का जीव है आपका, समुद्री स्तनधारी जीव है और यह वेल का निकट संबंधी है, वेल का संबंधी है, ठीक है। और इनकी 40 प्रजातियां हैं और इनकी लंबाई अगर देखा जाए तो 1.2 मीटर यानी 4 फीट से लेकर 9.5 मीटर यानी 30 फीट तक। और वजन की बात करें 400 किलो से 10 टन तक हो सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो सही में वेल का संबंधी सगा है, ठीक है। और यह विश्व भर में पाई जाती है। खास तौर पर अगर इससे अगर आपको मिलना है या इसको देखना है तो उथले सागरीय क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये मांसाहारी जीव होती है और छोटी छोटी मछलियों एवं छोटे छोटे जीव जंतु को खाती है। कौन, डॉल्फिन आपकी। और डॉल्फिन अगर देखा जाए जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी होती है और उनका जो व्यवहार होता है अक्सर वो दोस्ताना व्यवहार होता है, मतलब मिलजुल के रहने वाला, आपस में मतलब हंसी मजाक खेलते कूदते रहने वाला, ठीक है। और हमेशा खुश रहते हैं ये लोग, ठीक है। और इन्हें मनुष्य के बीच ये काफी लोकप्रिय बन चुकी है। डॉल्फिन आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी में, बहुत सारे वीडियो में डॉल्फिन के साथ खेलते हुए, है ना। तो मनुष्य के बीच ये लोकप्रिय हो गई है आपकी। और अपने देश में यह गंगा नदी में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में आपका गंगा नदी में पाया जाता है और बिहार में बक्सर के कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। बक्सर में जो एक गांव है कहलगांव, उसके बीच से जो गंगा नदी बहती है वहां पर आपको डॉल्फिन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इनके शरीर से निकले तेल और उनका औषधीय प्रयोग इनके शिकार का कारण है। देखिए अभी यहां तक डॉल्फिन की बहुत प्रसिद्धि ले ली आपने। अब इसका नुकसान देखिए क्या है भैया। खेलने में बहुत अच्छा लोकप्रिय है पर यहाँ पे जो शिकारी हैं उनके लिए यहाँ 2 चीज मेन हो जाता है। एक तो उनके शरीर से निकला हुआ तेल और दूसरा उसका मतलब इसके शरीर से औषधि तैयार होती है।
तो इसके कारण इसकी मांग क्या ज्यादा बढ़ गई है और इसके कारण इसका शिकार ज्यादा हो रहा है। तो फलतः इनकी संख्या क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, तो सॉस डॉल्फिन के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए यही कारण है कि आज 2000 से भी कम गंगाए डॉल्फिन बची हुई है आपकी। इसकी भी संख्या ज्यादा थी, पर शिकार अत्यधिक होने के कारण 2000 गंगा की आपकी डॉल्फिन बची हुई है। ठीक है, और इसीलिए अनेक इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने गंगा नदी में पाए जाने वाली सोंस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने 3-4 चीज देख लिया। बाघ की कमी हुई तो उसको राष्ट्रीय पशु बना दिया, मोर की कमी हुई उसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी बना दिया, जलीय जीव में कमी हुई, डॉल्फिन की कमी हुई, डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव दे दिया, है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव बना दिया। तो गंगा नदी स्वच्छता अभियान सफल तभी हो पाएगा जब गंगा में डॉल्फिन सुरक्षित रहेगी। जो आपकी गंगा नदी स्वच्छता अभियान चलाया गया है ये तभी सफल कहलाएगा जब यहाँ पे इसमें जो पाए जाने वाले डॉल्फिन है ये सही तरीके से सुरक्षित रहेगा, तो भैया गंगा अभियान जो है आपकी गंगा नदी स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगी। अतः इसके शिकार पर यानी इसका भैया शिकार करना सख्त मनाही है। इसका शिकार आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपको दंडनीय अपराध मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण जो साइबेरिया है, साइबेरिया से निश्चित समय पर उड़कर लंबी यात्रा कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। देखिए प्रवासी पक्षी में आपका साइबेरिया आता है। ठीक है, और ये आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत से कंपटीशन में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रवासी पक्षी कौन सा है, तो साइबेरिया हो गया। ये क्या करते हैं भैया, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो लंबा दूरी तय करते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ साइबेरिया में रहते हैं, साइबेरिया से ही हमारे भारत के तरफ आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जलवायु आपको पता है किस तरह का है ना, क्योंकि यहाँ उनके मूल निवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। यानी जब देखिए साइबेरिया में अत्यधिक ठंडी पड़ती है तो वह उड़कर हमारे भारत की तरफ आते हैं, क्योंकि उस समय हमारा भारत गर्म रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अंडे देने के लिए आते हैं वो, और बच्चा जैसे होता है अपना ग्रुप क्रिएट करके फिर दोबारा लंबा दूरी तय करके वापस चले जाते हैं। तो यहाँ हमको एक चीज समझना है कि भैया प्रवासी पक्षी कौन सा हो जाएगा, साइबेरिया, याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार अपने राज्य बिहार के बेगूसराय राज्य में आपने देखा होगा कांवर झील में प्रवासी पक्षी साइबेरिया जो है आदि जगहों में बड़ी संख्या में आते हैं। आपका जो हम लोग का जो बिहार राज्य है, ठीक है, बेगूसराय जिला में जो कांवर झील है वहां पे साइबेरिया पक्षी आप बहुत बड़ी संख्या में देखिएगा। वो लोग गर्मी के मौसम में जब गर्म होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे वो आते हैं प्रवासी पक्षी के रूप में। ठीक है, अगली बात करते हैं रेड डाटा बुक की। तो रेड डाटा बुक क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय या भैया खोने के कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पे है, उन सब का डाटा रेड डाटा बुक में रखा जाता है। और रेड डाटा बुक में और भी चीज जान लीजिए, पौधे एवं जंतुओं के प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। जिस तरह के पेड़ पौधे हैं, जिस तरह के जीव जंतु हैं, उस तरह के अलग अलग प्रजाति के लिए भैया अलग अलग रेड डाटा पुस्तक उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका वनों का बचाव। आपने सब चीज देख लिया, अब वन का बचाव करने के लिए आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिएगा, वृक्षारोपण कीजिए, है ना। अगर एक वृक्ष काटा जाए तो उसकी जगह पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, और साथ ही साथ जंगल को भी बचाया जा सकता है। आप एक पेड़ काटते हैं, आप एक पेड़ लगा दीजिए, इससे भैया संतुलन बना रहेगा, बराबर तुलना बराबर रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम वनों का बचाव कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज के लोगों को चाहिए कि जंगल के इर्द गिर्द काफी संख्या में पेड़ लगाए जाएं, जिससे उनके ईंधन की प्राप्ति हो जाए और जंगल नहीं कटे। ठीक है, इसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका बनता है, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बाबू, जंगल के इर्द गिर्द काफी संख्या में पेड़ लगाएं, जिससे कि उनके ईंधन की प्राप्ति हो जाए। जितना ज्यादा पेड़ लगेगा ईंधन उतना बढ़िया से प्राप्त होगा और जंगल भी खत्म नहीं होगा। इससे सामाजिक वानिकी कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं। वैसे हम सभी को कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए, और संरक्षण के लिए हमारे देश के कई अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क हैं। ऐसा तो देखा जाए संरक्षण के लिए हमारे देश में बहुत सारे अभयारण्य है, राष्ट्रीय पार्क भी हैं,
पर हम लोगों को कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आपका घर हो, आंगन हो, अच्छा खासा अमरूद का पेड़ है, लगाइए। उससे आपको दो फायदा, एक तो ठंडा रहेगा और दूसरा भैया मौसम के अनुसार आप लोग फल भी मस्त मस्त खाते रहिएगा, स्वादिष्ट, है ना। तो आम का हो जाए या आपका अमरूद का हो जाए, एक पेड़ जरूर आपको घर में लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ देखिए, कुछ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क है जो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा एक झलक आप लोग देख लीजिए, इतना दूर तक आए हैं। तो देखिए सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और ये देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। और कब बना है बाबू? 1936 में। किसके लिए बना है? बाघ के लिए बना है, ठीक है। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। किसके लिए बना है? बाघ के लिए। दूसरे नंबर की बात करें, काजीरंगा अभ्यारण्य, ये आपका असम में है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? आपका असम में है। किसके लिए है भैया? एक सींग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा के लिए। अगला है वाल्मीकि अभ्यारण्य, बिहार, ये हमारे बिहार में है वाल्मीकि अभ्यारण्य। ये भी किसके लिए बाबू? बाघ के लिए। वहां से वाल्मीकि, वहां से बाघ, है ना। आगे बात करें, चौथा नंबर कांवर पक्षी विहार, और ये आपको पता है कांवर झील बेगूसराय जिले में है। किसके लिए? प्रवासी पक्षी के लिए, अभी जस्ट आपने पढ़ा। चलिए आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में जो है, कहाँ है? गया में है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। किसके लिए? हिरण और नीलगाय के लिए। हिरण और नीलगाय के लिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ठीक है। आगे बात करते हैं कान्हा, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। कान्हा नेशनल पार्क, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। किसके लिए? बाघ और हिरण के लिए। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए भैया? बाघ और हिरण के लिए है। कहां? मध्य प्रदेश में। अगला है बांदीपुरम अभ्यारण्य, जो कि आपका कर्नाटक में है। और ये किसके लिए? भारतीय पक्षी के लिए। किसके लिए? भारतीय पक्षी के लिए है। उसके बाद भरतपुर पक्षी विहार, जो कि आपका राजस्थान में है, और ये भी प्रवासी पक्षी के लिए ही है। चलिए रणथंभौर, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 1 नंबर तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और ये आपका 9 नंबर। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान में है, किसके लिए है? बाघ के लिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा? पूछ देगा राजस्थान में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, या क्वेश्चन दे देगा रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। तो आपको पूरा याद हो गया होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो कि राजस्थान में है, किसके लिए बाबू? बाघ के लिए। आगे बात करते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार जो कि हरियाणा में है। किसके लिए? पक्षी के लिए। किसके लिए? पक्षी के लिए। एक बार और आप लोग देख लीजिए, याद हो जाएगा आज आपका ये अभ्यारण्य वाला कुछ चैप्टर ही आपका। सबसे नंबर 1 की बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में और देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। कब हुआ था? 1936 में प्रारंभ हुआ था। किसके लिए? बाघ के लिए। अगला है काजीरंगा अभ्यारण्य असम, ये एक सींग वाला गैंडा के लिए। उसके बाद वाल्मीकि अभ्यारण्य जो कि बिहार में है, किसके लिए? बाघ के लिए। कांवर पक्षी विहार जो कि बिहार में है, किसके लिए? प्रवासी पक्षी के लिए। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया यानी बिहार में हमारा है, किसके लिए? हिरण और नीलगाय के लिए। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, बाघ और हिरण के लिए। उसके बाद बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, भारतीय पक्षी के लिए। और भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, ये भी आपका प्रवासी पक्षी के लिए। और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो कि आपका राजस्थान में है, बाघ के लिए है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है, जो कि आपके किसके लिए? पक्षी के लिए। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, पूरा सिस्टम आप लोगों ने देख लिया। किताब का फुल्ली एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड आपका पूरा टॉपिक था। चलिए वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आप लोगों का अपना चैनल है, अपना यूट्यूब है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी नए बच्चे हैं, टोटल क्लास का आपका हर विषय का चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे नोट्स प्लस में वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।